वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ हम क्लास 9 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 क्लास 9 का, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है ये डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम परमाणु द्रव्यमान डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। मतलब जो जॉन डाल्टन थे, उनकी जो परमाणु सिद्धांत था उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, विशिष्ट संकल्पना मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात परमाणु द्रव्यमान की थी। उसने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई थी वो बताई थी परमाणु द्रव्यमान की। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। अभिलाक्षणिक मीन्स ऐसा गुण या विशेषता जिससे किसी चीज की पहचान होती है, उसे कहते हैं अभिलाक्षणिक। जैसे कि किसी व्यक्ति की पहचान होती है उसकी उंगलियों के निशान से, वैसे ही है कि परमाणु द्रव्यमान अभिलाक्षणिक होगा जिससे किसी परमाणु की पहचान होगी। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। मीन्स जो डाल्टन का सिद्धांत था उसने स्थिर अनुपात के नियम को इतने अच्छे से समझाया, इतनी भली भांति समझाया कि वैज्ञानिक प्रेरित हो गए परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए। क्योंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था। क्यों? क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि उसको हम देख भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हमारी कल्पना से भी परे होता है, बहुत छोटा होता है। इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। फिर क्या हुआ? क्योंकि ज्ञात करना कठिन था, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, तो रासायनिक संयोजनों के नियमों का उपयोग किया गया एवं उत्पन्न यौगिकों, और जो यौगिक हुए उत्पन्न, अभिक्रिया में क्या होता है, विकारक होते हैं, फिर यौगिक उत्पन्न होता है। जो यौगिक उत्पन्न हुए उनके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पर यौगिक क्या है? यौगिक होता है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, उसको यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके H2O जल बनाते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड या नमक बनाते हैं। वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। सो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को उदाहरण के रूप में लिया है कि कैसे द्रव्यमान ज्ञात करेंगे परमाणु का। आगे देखते हैं। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मीन्स जब साइंटिस्ट ने प्रयोग करके देखा, प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखा, ध्यान से देखा और जांचा, तो ये पाया, ये निरीक्षित किया कि जो 3 ग्राम कार्बन होती है वो 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से मतलब मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड निर्माण करने के लिए 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होती है। ये पता चला। सो गाइस, आगे दिया है कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक कार्बन को 4/3 गुना ऑक्सीजन चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए। मीन्स कह सकते हैं कि 3 ग्राम कार्बन के लिए 4 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 ग्राम कार्बन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी? 4/3 ग्राम ऑक्सीजन। सो गाइस, इसको हम इकाई मान लेते हैं। आगे दिया है, हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। मीन्स जो कार्बन परमाणु द्रव्यमान है उसको हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई मानते हैं। तो कार्बन परमाणु को 1.0 यूनिट तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यूनिट निर्दिष्ट करते हैं। सो यहाँ पर कार्बन परमाणु को 1.0 यूनिट माना है, मीन्स कार्बन परमाणु को 1 यूनिट माना है, तो ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यूनिट बताया है। तो कार्बन ऑक्सीजन परमाणु की 1.33 यूनिट कैसे निकलेगी? यहाँ कार्बन परमाणु 1 यूनिट है, 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.33 यूनिट, जो कि है ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान। आगे दिया है, प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को
AMU एटॉमिक मास यूनिट द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यूनिफाइड यूनिट यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे दिया है, लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता। जैसे पूर्णांकों की जो इकाई थी उनको यथासंभव पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक में, जैसे 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण अंक या लगभग पूर्णांक, जैसे आ रहा था 1.33, तो ये 33 रिपीट ना होकर लगभग पूर्णांक, इसको छोटा कर दें इस तरह से। पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में अगर व्यक्त करेंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा, उसको यूज़ करना ज़्यादा आसान होगा। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। फिर वैज्ञानिकों ने और इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोध थे, मतलब जब अलग अलग परमाणुओं की द्रव्यमान इकाइयों को ढूंढ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। तो प्रारंभ में तो ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को ले लिया था इकाई के रूप में। क्यों? 2 कारण थे। पहला, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करता था और यौगिक बनाता था। दूसरा, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते थे। मीन्स इसमें परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होंगे, कोई पॉइंट नहीं आएगा, तो उसको यूज करने में ज़्यादा सुविधा होगी। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन-12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। कार्बन-12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन-12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। मतलब फिर 1961 में वैज्ञानिकों ने नई मानक इकाई तय कर ली, जो है कार्बन-12 समस्थानिक। कार्बन-12 समस्थानिक क्या है? एक कार्बन के 1/12वें भाग को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 यूनिट। पहले ऑक्सीजन के 1/16 भाग को मानक इकाई माना गया था, और फिर कार्बन-12 के 1/12वें भाग को मानक इकाई माना गया, जो कि है 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास। पर इसको चेंज क्यों किया गया? ऑक्सीजन के 1/16 से हटाकर कार्बन के 1/12वें भाग को मानक इकाई इसलिए माना गया क्योंकि ऑक्सीजन में बहुत सारी समस्या थी, उसके बहुत सारे समस्थानिक थे, और कार्बन के साथ ये ज़्यादा सटीक और ज़्यादा स्थिर था। आगे दिया हुआ है, कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना भार के फल बेच रहा है। यह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब यह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई FMU में बेचता है। मीन्स उसके पास एक तरबूज है, उस फल बेचने वाले ने इस तरबूज के 12 बराबर हिस्से कर दिए, जो कि इस तरबूज का 12 इकाई है, द्रव्यमान इकाई हो गई 12। अब एक टुकड़ा जो हो गया वह बाकी फलों का वजन उस टुकड़े के अनुसार बताएगा। आसान भाषा में समझते हैं, पहले एक तरबूज लिया, फिर उसको 12 बराबर टुकड़ों में काट लिया। अब उसके एक टुकड़े को, या उसको कह सकते हैं 1/12 भाग, मतलब इस 12वें का एक भाग, 12वें का एक भाग, इस टुकड़े को मानक बनाकर और फलों का वजन तोला। वैज्ञानिकों ने कार्बन-12 को मानक माना है और उसके द्रव्यमान को 1/12 मीन्स एक परमाणु द्रव्यमान, मीन्स एक कार्बन के जब 12 हिस्से हुए तो उसका एक हिस्सा लिया गया जो कि 12वें हिस्से में था, तो 1/12 भाग को एक परमाणु द्रव्यमान इकाई या 1 यूनिट कहा गया। फिर बाकी तत्वों को परमाणुओं का द्रव्यमान इसी से तुलना करके निकाला जा सकता है। आगे क्या दिया है, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन-12 के द्रव्यमान के 12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। मीन्स कार्बन-12 जो है, मतलब कार्बन का 1/12वां भाग जो है, मतलब कि जो 1 यूनिट है, इसके सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निकाले जाते हैं। यहाँ पर कुछ तत्व दिए हैं और उनके परमाणु द्रव्यमान दिए हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, और इन सबके परमाणु द्रव्यमान। तो देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान कार्बन-12 से किस तरह से निकाले गए। जैसा कि हमको पता है कि 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू कार्बन-12, मीन्स कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग। इसका मतलब है कार्बन-12 का पूरा द्रव्यमान 12 यूनिट है। हम बाकी जो द्रव्यमान हैं, बाकी तत्वों के जो द्रव्यमान हैं, जो तत्व दिए हैं, इसको कैसे निकालेंगे ये समझते हैं।
वैज्ञानिकों ने इनको निकालने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से इनको फाइंड आउट किया। अलग अलग परमाणु का द्रव्यमान 12 कार्बन 12 से तुलना करके मापा। कैसे? जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12 भाग से 16 गुना है, इसलिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हुआ? 16 यूनिट। एक बार और समझते हैं। जो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान है वो कार्बन 12 का जो 1/12 भाग है, मतलब कि जो 1 यूनिट है उससे कितना गुना है? 16 गुना है, 16 गुने के बराबर है, इसलिए इसका द्रव्यमान कितना हुआ? 16 यूनिट। आगे देखते हैं नाइट्रोजन में भी ये नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12 भाग से, मतलब जो इसका 1 यूनिट है, 1 यूनिट कितना होता है? 1/12 भाग, उससे 14 गुना के बराबर है, इसलिए इसका द्रव्यमान कितना हुआ? 14 यूनिट। ऐसे ही सारे जितने भी तत्व दिए हुए हैं इन सबके जो द्रव्यमान हैं कैसे निकले? ये कार्बन 12 से तुलना करके 1/12 कार्बन 12 के 1/12 यानी कि 1 यूनिट से तुलना करके। ये 16 गुना था तो उसका 16 हो गया, ये 14 गुना था तो इसका 14 हो गया। ऐसे ही आगे के तत्वों के द्रव्यमान भी फाइंड आउट किए। किसकी हेल्प से? मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से। जैसे इस टेबल में समझाया हुआ है कि जो कार्बन 12 है उसका जो 1/12 भाग है वो 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है इसके 1 गुने का है, तो इसका द्रव्यमान आया, इसका द्रव्यमान 1 यूनिट है, ठीक है। आगे दिया है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12 भाग से 14 गुना है, इससे 14 गुना है, इसलिए इसका द्रव्यमान 14 यूनिट है। ऐसी मैग्नीशियम परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12 भाग से 24 गुना है, 1/12 भाग यानी कि 1 यूनिट से 24 गुना है, इसलिए इसका द्रव्यमान हुआ 24 यूनिट। आगे दिया है कैल्शियम का द्रव्यमान, कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12 भाग से 40 गुना है, इसलिए इसका द्रव्यमान है 40 यूनिट। ऐसे आगे सॉरी यहाँ पे गलत है, कैल्शियम नहीं है, सल्फर है, ये सल्फर। और आगे दिया है सोडियम। तो सभी का यही है कि जो इनका परमाणु का द्रव्यमान है वो कार्बन 12 के 1/12 भाग से जितने गुना होगा इनका द्रव्यमान उतने ही यूनिट है। बट यहाँ पे एक दिया हुआ है क्लोरीन का द्रव्यमान थोड़ा अलग दिया है पॉइंट में 35.5। इसको देखते हैं ये कैसे है। होता क्या है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन के सभी परमाणु एक जैसे नहीं होते, ये अलग अलग टाइप के होते हैं जिन्हें आइसोटॉप कहते हैं। सो क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, इनकी प्राकृतिक मात्रा ये होता है 75%, ये होता है 25%। तो इसके लिए वैज्ञानिक ने इनका एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकाला? 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25, इसका एवरेज निकाला, तो एवरेज निकाल के आया 35.5। तो यही इसका क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है। जब किसी तत्व के बहुत सारे आइसोटॉप, बहुत सारे समस्थानिक होते हैं तो क्या होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान उनका औसत होता है, उसके औसत को उसका परमाणु द्रव्यमान माना जाता है। सो इसलिए क्लोरीन का 35.5 है। और है वही चीज़ कि कार्बन 12 के 1/12 यानी कि 1 यूनिट से जितना गुना होगा उतना ही उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।